हेलो, सादर जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद बड़ी माफ़ी के साथ उपस्थित हुई हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से वीडियो बनाने में असमर्थ रही हूँ। बंधुओं, दोस्तों और मेरी माताएं, बहनें, मेरे बच्चे, सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारत का लोकतंत्र मजबूती की ओर बढ़ा है और बंगाल, केरल में नई सरकारें बनी हैं। उन सरकारों को, लोकतांत्रिक सरकारों को हमारी ओर से, रेखा भारती की ओर से और हमारे तमाम भारत के भारतीयों की ओर से ढेरों मुबारकबाद। और चूँकि इस साल का पहला वीडियो है तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएँ। लेकिन इस मंगल कामनाओं के पीछे एक पीड़ा भी छुपी हुई है, क्योंकि हम कोरोना जैसी महामारी के कारण अपने बहुत सारे बहुमूल्य रत्नों को खो दिए हैं। और इस खोने के पीछे जो लापरवाही है, जो दोषी हैं, वो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं, जिसे व्यवस्थित ढंग से लागू नहीं किया गया, जिसे अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की गई, जिसके कारण बहुत सारी माताएं, बहनें निर्दोष वो हमसे बिछुड़ गए, हमसे खो गए। हम अपने अनमोल रत्नों को खो दिए और व्यवस्था इतनी त्रस्त है, इतनी जर्जर हो चुकी है भारत के लोगों, आप सभी देख रहे हैं वीडियो में। और तमाम जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए प्रयासरत वीडियो हैं, प्रयासरत यूट्यूब हैं, वो दिखा रहे हैं कि भारत किस मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। हम स्मार्ट सिटी बनाने निकले थे, हम कहाँ पहुँच गए? हम स्मार्ट सिटी बनाने निकले थे और हम जो है लाशों की सिटी बना लिए हैं। ये अत्यंत ही दुखद है। लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट में इतनी लंबी लंबी कतारें हैं, इससे बड़ा तो दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है जितना दुखद इन लाशों को देख करके, इन कतारों को देख करके। भारत में तमाम जगह शमशान घाट में लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, इतनी कुव्यवस्था है कि लोग त्रस्त हैं। इन सब चीज़ों से हमें बड़ी हिम्मत से, बड़े धैर्य से, बड़ी एकता के साथ, बड़े सौहार्द, बंधुता के साथ इस दौर से हमें निकलना है। और इसमें हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे की ताकत बन करके, न कि एक दूसरे की बुराइयां करके, एक दूसरे को कटाक्ष करके, क्योंकि ये मुश्किल का दौर है। और हमें इसमें सभी भारतीयों को, क्योंकि सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं रह गई। सरकार ने जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया था, वो तो बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। किसका विकास हुआ और किसका विनाश हुआ, इसे आपसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए हमें जो है सतर्क रहना है। हमें कोरोना के जो एहतियात हैं, जो डिस्टेंस हैं, जो उसके नियम हैं, उन्हें पालन करते हुए अपने को भी सुरक्षित रखना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। आइए संविधान नामा के एपिसोड नंबर 44 पर बात करते हैं। संविधान की जो व्यवस्था है उसका तो कहीं से, क्योंकि हमारे माननीय मुखिया जी तो चुनाव प्रचार से ही नहीं मुक्त हो पा रहे हैं, वो संवैधानिक व्यवस्था को किस प्रकार लागू करा पाएंगे? उनके पास समय ही नहीं है कि वो जो है चुनाव से फुर्सत हो और हमारे जो परेशान भाई हैं, बहन हैं, जो बेरोजगार हैं, जो खाने को मोहताज हैं, जो दवाइयों को मोहताज हैं, जो ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, जो घबराहट में ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ दे रहे हैं, उन सब के लिए सोचने की जिम्मेदारी, शपथ आपने लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी। आपने इस बात का शपथ लिया था संवैधानिक कि हम इन दायित्वों को, भारत की समस्याओं को सुलझाने का वादा करते हैं, शपथ लेते हैं। आप इन सभी बातों को भूल चुके हैं।
आप इन सभी बातों को याद करिए। आप इसके जिम्मेदार हैं। आप नैतिक रूप से इन जिम्मेदारियों को स्वीकार करें और इन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करें। आप अपने शपथ को याद करें, अपने संवैधानिक दायित्व को याद करें, थोड़ी फुर्सत निकालें और देश के लिए सोचें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आइए हम संविधान के अनुच्छेद 44 पर एपिसोड 44 पर बात करते हैं और आर्टिकल 108 की बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हम आर्टिकल 107 तक पहुंचे थे। आज हम 108 पर बात करते हैं। सदनों की संयुक्त बैठक, राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठक। ये बैठक क्यों होती है? ये बैठक जब किसी बड़े मुद्दे पर, जैसे इस समय कोरोना का मुद्दा चल रहा है, आपको संयुक्त बैठक बुलानी चाहिए। माननीय राष्ट्रपति जी, आप किस गहरी निद्रा में सोए हुए हैं? आप किस दायित्वों को निभा रहे हैं? आपको एक आवाज तो देनी चाहिए थी देश के साथ, देश के दुखों में खड़े होने के लिए कि आप घबराइए नहीं, हम हैं आपके साथ, हम आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। ये राष्ट्रपति जी को कहना चाहिए, संयुक्त बैठक बुलानी चाहिए। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 कहता है कि प्रावधान, ये जो 108 है, राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक के बारे में बताता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसका प्रावधान इसलिए किया कि जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पास होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदनों में असहमति हो, जब दूसरे सदन को विधेयक पास किए बिना 6 माह से अधिक का समय बीत चुका हो, माननीय राष्ट्रपति दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा के विघटन के कारण तैयार जो विधेयक है वो अगर अधिक समय हो गया तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। फिर विधेयक जो उस समय प्रेजेंट किया गया है वो लैप्स हो जाते हैं, क्योंकि लोकसभा जो है भंग हो चुकी होती है। लोकसभा के विघटन के कारण जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, उनको नए सिरे से जो है पेश करना होता है। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से पारित हो जाता है तो वह दोनों सदन से पारित समझा जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता माननीय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इन्हें पीठासीन भी कहा जाता है। संशोधन पर इनका निर्णय अंतिम होता है। संशोधन पर इनका निर्णय, संयुक्त बैठक के मामले में जो विधेयक लागू किया जाता है, जो पेश किया जाता है, उस पर जो निर्णय होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक क्या है? आइए हम ये संयुक्त बैठक के बारे में बातें यहीं पर सीमित करते हैं। धन विधेयक क्या है, इसके बारे में हमारा संविधान प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है, आइए हम इस विषय पर जानते हैं। अनुच्छेद 110A धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान करता है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो निम्नलिखित विषयों या किसी एक विषय के संबंध में जुड़ा होता है। धन विधेयक एक निश्चित परिसीमा जो है संविधान निर्माताओं ने बनाई है, जो हम बता रहे हैं सिलसिलेवार से। नंबर 1, किसी कर, आरोपण, उत्साधन, परिहार, बदलाव या विनिमय करना। ख, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय करना या प्रत्याभूत करना। ग, भारत की संचित निधि अथवा आकस्मिक निधि की अस्मिता, अभिरक्षा और उसमें धन डालना या उससे निकालने से संबंधित होता है। घ, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना। अंग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। च, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे के मध्य धन प्राप्त करना, ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी या संघ राज्य का हिसाब लेखा परीक्षण करना। 6, उपबंध क से च तक के उल्लिखित विषयों में से किसी का अनुषांगिक कोई विषय या उपबंध
करना। यदि ऐसा प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इस पर जो है लोकसभा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। आइए जानकारी करते हैं धन विधेयक के पास होने की विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 के द्वारा। धन विधेयक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। धन विधेयक के बारे में हमें विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि धन विधेयक क्या है, क्योंकि धन के द्वारा ही हमारे देश की सभी समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं, अपने देश को प्रगति पर ले जा सकते हैं। इसलिए धन विधेयक किस प्रकार का विधेयक होता है, इसके बारे में हमें सिलसिलेवार से जानकारी होनी चाहिए। भारत के लोगों, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, क्योंकि लोकसभा जो है वो एक अच्छी महत्वपूर्ण जो है विषयों पर महत्वपूर्ण विषय है धन विधेयक, इसलिए इसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति की जो है सहमति लेना आवश्यक है। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया। जो लोग जानते हैं, जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास कोई ताकत नहीं है, वो लोग इस बात को नोटिस कर लें कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति के परमिशन के बिना लोकसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की सिफारिश का मतलब होता है मंत्रिपरिषद, जो कैबिनेट होता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के सहयोग के लिए बनता है और उसका जो बहुमत का जो निर्णय होता है वो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लागू कराया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में पास कराने के बाद राज्यसभा को अपनी सहमति के साथ धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर लोकसभा से पेश हो जाना आवश्यक है। धन विधेयक यदि राज्यसभा कोई भी धन विधेयक अगर राज्यसभा में भेजा जाता है लोकसभा से पास होने के बाद, और लोकसभा उसे 14 दिन में वापस पास करके नहीं भेजती है, तो धन विधेयक लोकसभा में वापस आने के बाद ये धन विधेयक के मामले में लोकसभा का विशेषाधिकार है कि वो इसे राज्यसभा से भी पास होना समझेगी, जबकि राज्यसभा का कोई धन विधेयक अस्वीकार करने या संशोधन बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। धन विधेयक जिस प्रकार गया था उस प्रकार ही राज्यसभा से वापस आएगा और राज्यसभा को धन विधेयक में कोई संशोधन या बदलाव करने का कोई राइट नहीं है। आइए जानते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक अंतर। धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये धन विधेयक क्या है इसके बारे में जानते हैं। धन विधेयक वित्त विधेयक में दो बातें समान हैं। नंबर 1, वित्त विधेयक भी धन विधेयक की तरह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही पेश किया जाता है। अंतर यह है कि धन विधेयक वह विधेयक है जो केवल अनुच्छेद 110(1) में उल्लिखित विषयों के किसी अन्य रूप से संबंधित होता है, वो धन विधेयक होता है, जबकि वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 में शामिल किसी विषय के साथ साथ अन्य विषयों से संबंधित होता है। इस प्रकार इस वित्त विधेयक का एक धन विधेयक होता है जिसमें साधारण विधान उपबंध भी जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार जो है प्रत्येक धन विधेयक वो वित्त विधेयक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक वो धन विधेयक होता है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगले एपिसोड में हम संविधाननामा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, और कोरोना से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पड़ोस को, अपने देश को बचाने के लिए हम प्रयासरत रहें। इसी के साथ धन्यवाद।